हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था जीवाणुओं में जनन। ये टॉपिक हम कर रहे थे। इसके अंतर्गत पिछली क्लास में हम दो प्रकार के जनन कर चुके हैं। पहला हम जो जनन कर चुके हैं इसके अंतर्गत वो हम कर चुके हैं कायिक जनन। नेक्स्ट दूसरा जो हम कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं अलैंगिक जनन। अगर आपने ये टॉपिक की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। आज हम जीवाणु में जनन की तीसरी विधि कर रहे हैं जो पिछली क्लास में अपनी रह गई थी। तो उस तीसरे जनन का नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए बेटा, जैसा कि पिछली क्लास में जब मैं आपको जीवाणु में जनन की प्रक्रिया बता रहा था तो मैंने आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है ये भी मैंने वहां पर आपको बताया था। तो जब मैं लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, एक नर और एक मादा, और दोनों में अणुसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण पाया जाता है। और जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उनमें युग्मकों का संलयन होता है जिससे एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। पर चूंकि जीवाणुओं में लैंगिक जनन यानी कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो अगर इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं है तो फिर क्या है कि इन जीवों में होता क्या है कि इन जीवों में यानी कि जीवाणुओं में मतलब मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहूं कि एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। ध्यान से सुनना कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जो होता है, उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। मैं इसको लिख दूं एक बार, युग्मकों का निर्माण होता है एवं पर जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उन युग्मकों का क्या भी होता है, संलयन होता है। तो जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें तो युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है, लेकिन चूंकि जीवाणु में ना तो युग्मक का निर्माण होता है ना ही युग्मक का संलयन, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो इन जीवों में होता क्या है कि इन जीवों में एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है, जिस विधि को कहा गया है आनुवांशिक पुनर्योजन। तो जीवाणु में तीसरे नंबर का जो जनन है वो है आनुवांशिक पुनर्योजन। इस आनुवांशिक पुनर्योजन के अंतर्गत हम आपको दो प्रकार करवाने वाले हैं, यानी कि दो विधियां करवाने वाले हैं। एक विधि जो है उसका नाम है रूपांतरण और दूसरी जो विधि है उसका नाम है संयुग्मन। ये दो विधियां हम करवाने आपको वाले हैं। आनुवांशिक पुनर्योजन की ही ये दो विधियां हैं। तो पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने यहां तक आपको समझा दिया था, फिर मैंने इस टॉपिक को यहां स्टॉप कर दिया था। तो आज की क्लास में हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं कि रूपांतरण और संयुग्मन, ये आनुवांशिक पुनर्योजन की जो विधियां हैं वो विधियां किस प्रकार से संपन्न होती हैं, यानी कि जीवाणु में जो जनन की दोनों विधियां पाई जाती हैं वो किस प्रकार से पाई जाती हैं। क्लियर। तो जब पिछली क्लास में जब मैंने टॉपिक छोड़ा था तो मैंने आपको बोला था कि ये रूपांतर समझना तो फिर भी आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन संयुग्मन नाम का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको पिछली क्लास में मैंने एक टॉपिक करवाया जीवाणु की संरचना, और मैंने बोला भी था कि पिछली क्लास में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक डाल दूंगा। तो मैंने डाला भी है, शायद किसी स्टूडेंट ने अगर पिछली वीडियो देख ली होगी तो पक्का उन्होंने जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक अगर आपको अच्छे से आता है तभी आप संयुग्मन वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ पाओगे। पर जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आनुवांशिक पुनर्योजन को ही डायरेक्टली देख रहा है, ये दोनों वीडियो नहीं देखी है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं संयुग्मन नाम का टॉपिक समझाऊंगा तो सबसे पहले संयुग्मन में जीवाणु की संरचना वाला जो पार्ट आएगा उसको पहले मैं आपको समझा दूंगा, तब जाके आपको संयुग्मन समझ में आ जाएगा। तो चलिए आनुवांशिक पुनर्योजन की पहली विधि करते हैं जिसका नाम है रूपांतरण। क्लियर बेटा। रूपांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। तो पहली विधि कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए बेटा, ये रूपांतरण क्या है।
अब जैसे कि मैंने यहां अभी कुछ देर पहले ही बोला है कि एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित। जैसे मैंने बोला आनुवांशिक पुनर्योजन, तो रूपांतरण का मतलब क्या है कि इस प्रकार के जनन में, ये भूल मत जाना, रूपांतरण आनुवांशिक पुनर्योजन की एक विधि है, ये जनन है। तो रूपांतरण, इस प्रकार के जनन में एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में रूपांतरित हो जाता है। अब ध्यान से, जब ये रूपांतरण पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा तो लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई जनन थोड़ी ना है, क्योंकि नॉर्मली हम जनन की परिभाषा क्या देते हैं, जनन की परिभाषा हम देते हैं कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। जैसे कि अगर एक जीवाणु है तो जीवाणु के द्वारा दो जीवाणु बनाना, इसको जनन मानते हैं हम। क्लियर? लेकिन जब ये रूपांतर पूरा टॉपिक हो जाएगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि रूपांतर एक तरीके से जनन नहीं है, क्योंकि इसमें एक जीवाणु जो है वो दूसरे जीवाणु में बदल जाएगा, कोई नए जीवाणु की उत्पत्ति नहीं होगी। पर लास्ट में आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि ये जनन है तो क्यों है। तो चलिए देखिए, तो इस प्रकार के जनन में एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो इस रूपांतरण की जो खोज है वो किसने की है? इसकी खोज, रूपांतरण की जो खोज की है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज की है सन 1928 में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इसके अलावा इस रूपांतरण का विस्तृत अध्ययन जो किया है वो 3 वैज्ञानिकों ने किया है, जिनमें एक वैज्ञानिक का नाम है एवेरी नेस, एक का नाम है मैक्लियोइड नेस, एक का नाम है मैककार्टी। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन 3 वैज्ञानिकों ने रूपांतरण का विस्तृत अध्ययन किया है। तो हमें यहां पर जो अभी समझना है वो ये समझना है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो रूपांतरण की खोज की तो किस तरीके से अपना प्रयोग संपन्न किया। तो हमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किए गए प्रयोग को समझना है। क्लियर बेटा? तो रूपांतरण को समझाने के लिए मैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किए गए प्रयोग को समझा रहा हूं। तो देखिए जरा, देखिए मैं यहां पर वापस से उस विधि का नाम लिख दे रहा हूं, रूपांतरण, इंग्लिश में आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको बताया कि इसकी जो खोज है, क्या बताया नाम बताया है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्लियर? कब की थी? सन 1928 में। ध्यान से सुनना बेटा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज जिस जीव पर की है, वो कर तो हम जीवाणु रहे, तो जिस जीवाणु पर की है उस जीवाणु का नाम क्या है? तो उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है बेटा? इसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसका नाम है निमोनिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज जिस जीवाणु पर की है, या जिस जीवाणु पर अपना जो प्रयोग किया वो किस पर किया है? जिस जीवाणु पर किया उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग के दौरान इस जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद, ध्यान समझना बेटा, 2 प्रभेद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्लियर? 2 प्रभेद का चयन किया। स्ट्रेप्टोकोकस आप इस तरह के समझ सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 अलग अलग प्रकार हैं, जहां मैंने आपको बोल दिया कि इसके प्रभेद हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 2 प्रभेद का चयन किया। एक जो था उसका नाम था एस स्ट्रेन। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा जो है उसका नाम है आर स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने जैसे लिख रखा है प्रभेद, यानी कि एक स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा है? एस स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो दूसरा है आर स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट फिर समझिए, अब ध्यान से इनको भी समझ लो आप बेटा, इतना आसान नहीं है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो एस स्ट्रेन वाले जीवाणु हैं बेटा, ध्यान से रखना, एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन कोई और नहीं है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ही 2 टाइप से आप ऐसे समझ सकते हो। तो एस स्ट्रेन वाले जो जीवाणु हैं वो कैसे हैं? वो है रोगकारी जीवाणु, यानी कि जो रोग करते हैं, कौन सा रोग? न्यूमोनी। नेक्स्ट, आर स्ट्रेन वाले जो है वो कैसे हैं? अरोगकारी जीवाणु।
क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद फिर देखिए कि एस स्ट्रेन वाला जो जीवाणु है जो कि रोगकारी है, ध्यान से सुनना, रोगकारी। तो आपको याद हो तो पिछली क्लास में जब मैंने आपको जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक करवाया था, तो जीवाणु की संरचना में अगर आपको याद हो तो जैसे मैं जीवाणु बना रहा हूं, जैसे कि जीवाणु की है कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये इसका गुणसूत्र, नेक्स्ट जीवाणु पर कोशिका भित्ति, और याद हो तो एक और स्ट्रक्चर मैंने इसके ऊपर करवाई थी जिसका नाम था कैप्सूल, नाम उसका था ग्लाइकोकैलिक्स। जिसने भी जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक देखा होगा उसको जरूर पता होगा, जिसने नहीं देखा है तो फिर भी समझ लीजिए, जैसे कि नॉर्मली कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है, वैसे ही जीवाणु के ऊपर एक तीसरी लेयर और पाई जाती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर कठोर है तो उसे बोला जाता है कैप्सूल। क्लियर है। तो जो एस स्ट्रेन वाला जो जीवाणु होता है उनकी कोशिका के ऊपर क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अरोगकारी होते हैं उनके ऊपर कैप्सूल्स नहीं होते, नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने जीवाणु के भी दो अलग अलग टाइप्स करवाए थे, एक जीवाणु जिनको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव, इसके अलावा एक जीवाणु जिसे कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। और मैंने आपको बोला था कि नॉर्मली ग्राम नेगेटिव जीवाणु ही कैसे होते हैं, रोगकारी होते हैं। तो ये एस स्ट्रेन जो जीवाणु है वो कैसा ही है, ग्राम नेगेटिव, जबकि ये जीवाणु जो है वो कैसे हैं, ग्राम पॉजिटिव। गुड बेटा। तो आपको इतनी चीज और मेरी मानो तो जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक करके इन चीजों को लिखते जाओ, क्योंकि आप जब लिख लोगे तो दोबारा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके द्वारा बनाए गए जो नोट्स होंगे वो आपके लिए काफी रहेंगे। तो देखिए, तो हम कर रहे हैं रूपांतरण। इसमें मैंने क्या बताया कि इसकी जो खोज है वो किसने की है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की। कब की, 1928 में की। नेक्स्ट, किस पर प्रयोग किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु पर किया, जिसकी बेसिक डिजीज होता है जिसका नाम है निमोनिया। Yes. फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो प्रभेद का क्या किया, चुनाव किया। एक प्रभेद था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। मैं आपको समझाने के लिए इतना बोल सकता हूं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो टाइप्स का उन्होंने चुनाव किया, एक था एस स्ट्रेन जीवाणु तो दूसरा था आर स्ट्रेन जीवाणु। ये बार बार स्ट्रेन बोल रहा हूं, हिंदी यहां लिखी हुई है प्रभेद। एस स्ट्रेन वाले जीवाणु जो होते हैं वो रोगकारी होते हैं और आर स्ट्रेन वाले जो होते हैं वो अरोगकारी होते हैं। बाकी इन चीजों को भी आप कर सकते हो। एस स्ट्रेन वाले जीवाणु के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, उनमें कैप्सूल एब्सेंट होता है। एस स्ट्रेन वाले जीवाणु जो होते हैं ग्राम नेगेटिव और वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। तो चलिए हम प्रयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इस रूपांतरण को किस प्रकार से समझाया है। मैं जैसे जैसे आपको इसको समझाता जा रहा हूं आपके दिमाग से ये चीज नहीं निकल जानी चाहिए, भले ही हम टॉपिक समझ रहे हैं रूपांतरण, लेकिन ये एक प्रकार का जनन है जो हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिक पुनर्योजन के टाइप्स में। ओके, तो जरा देखिए कि इन्होंने प्रयोग किस तरीके से किया, देखना ध्यान से और तरीके से समझना। तो इन्होंने प्रयोग किस पर किए हैं, चूहे पर। तो मैं यहाँ चूहे का कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बस ऐसा कुछ गोला बना दूंगा, आप उसे ही समझोगे चूहा है। क्लियर। तो जरा देखिए, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब अपना प्रयोग किया तो प्रयोग नंबर फर्स्ट में आर स्ट्रेन जीवाणु को, ध्यान समझना, इसको कहानी सी है, आर स्ट्रेन जीवाणु को किस में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया। क्लियर। जब चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए और जीवाणु की चूहे की जो है मृत्यु नहीं हुई, यानी कि चूहा कैसा रहा, जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। फिर से समझो, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना जब प्रयोग स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन वाले जीवाणु को इन्होंने चूहे में प्रवेश करवाया, जिसके कारण चूहे में निमोनिया नहीं हुआ और जिसके कारण चूहा की डेथ नहीं हुई, यानी कि चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। तो इन्होंने क्या किया, अपने नेक्स्ट अगले प्रयोग में अब इन्होंने एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को, ये दोनों ऊपर मैंने लिख रखे हैं, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जीवाणु को किसमें प्रवेश करवाया, उसी तरीके से नेक्स्ट चूहे में प्रवेश करवाया। और जब प्रवेश करवाया तो करवाने के बाद चूहे में किसके लक्षण उत्पन्न हुए, निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए। क्लियर है। और जब निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए तो उसके कारण चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर बेटा। यहां तक दो प्रयोग क्या समझे आप, आर स्ट्रेन को जब किस में डाला गया, चूहे में डाला गया, चूहे में प्रवेश करवाया गया तो चूहे में निमोनिया नहीं हुआ, चूहा नहीं मरा। लेकिन जब एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को चूहे में प्रवेश करवाया गया तो उसमें निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए और चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। नेक्स्ट, फिर क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट अब इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को गर्म करके मारकर, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो, हीट किल्ड
बैक्टीरिया। यानी इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले कुछ जीवाणु को गर्म करके मार दिया और मारने के बाद फिर इन्होंने किस में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, जिसके कारण चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए और चूहा कैसा रहा बेटा, जीवित। 3 प्रयोग हो गए। पहले प्रयोग में आर स्ट्रैंड को डाला चूहे के अंदर, चूहे में निमोनिया नहीं हुआ, चूहा जीवित रहा। दूसरे प्रयोग में क्या किया, एस स्ट्रैंड को चूहे में प्रवेश करवाया, निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए क्योंकि ये रोगकारी है, और जब रोगकारी तो चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। पर 3rd नंबर के प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रैंड जीवाणु को प्रवेश करवाया तो है, लेकिन एस स्ट्रैंड जीवाणु को गर्म करके क्या कर दिया, मार दिया। तो यानी कि मरे हुए जीवाणु को उन्होंने चूहे में प्रवेश करवाया, और जब चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, जिसके कारण चूहा कैसा ही रहा, जीवित। लेकिन लास्ट 4th नंबर का अब इनका प्रयोग जरा देखिए। अब इन्होंने क्या किया कि एक तो ये गर्म करा हुआ जो जीवाणु है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आप यहां पर ध्यान से देखना, हीट किल्ड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, ये एस स्ट्रेन वाला, ठीक है बेटा। तो गर्म करके मारा हुआ जीवाणु प्लस कौन सा, जीवित आर स्ट्रेन, ये मरा हुआ नहीं है, कौन सा। अब इन दोनों को मिला के एस स्ट्रेन पर कौन सा, गर्म करके मारा हुआ, प्लस जीवित आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिलाकर किस में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया। क्लियर। जब चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे में क्या उत्पन्न हुए बेटा, निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए, जिसके कारण चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। अब ये प्रयोग तो हो गया खत्म, प्रयोग हो गया खत्म। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो ये टॉपिक समझ रहे हैं आनुवांशिक पुनर्योजन, आनुवांशिक पुनर्योजन के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि ये इस प्रकार का जनन है जिसमें एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में परिवर्तित हो जाता है, यही जनन है। और इस जनन का पहला जो टाइप है वो क्या है, रूपांतरण। और रूपांतरण में भी हमने यही बोला था कि इसमें एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यानी कि नए जीवाणु तो नहीं बनते, लेकिन एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो इन्होंने अपना जो ये पूरा प्रयोग किया है, सबसे पहले आर स्ट्रैंड को डाला तो निमोनिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए, चूहा जीवित रहा। एस स्ट्रैंड को डाला तो चूहे की मृत्यु हो गई। फिर एस स्ट्रैंड को गर्म करके चूहे में डाला तो चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए और वो नहीं मरा। लेकिन जब इन्होंने मरे हुए गर्म करके जो मारे हुए एस स्ट्रैंड वाले जीवाणु थे, उनको जीवित आर स्ट्रैंड वाले जीवाणु के साथ मिलाकर चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए और चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। अब जानना यह है कि जब एस स्ट्रैंड वाला जो जीवाणु है, जब उसको गर्म करके डाला गया था तो चूहा कैसा रहा था, जीवित। इधर अगर हम बात करें आर स्ट्रैंड की, तो आर स्ट्रैंड की वजह से तो निमोनिया होता ही नहीं है। तो जब ना तो इसकी वजह से होता है, ये देख सकते हो, और ना ही इसकी वजह से होता है, तो आखिरकार चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न कैसे हुए। तो यही चीज तो जाननी है कि आखिरकार वो कौन सा कारण था जिसके कारण चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हुए। जरा इसको देखिए। अभी देखिए, अब हुआ यह है कि जब इस चूहे की मृत्यु हुई, तो इस चूहे में से जब इस चूहे की जांच हुई तो इसमें से जब जीवाणुओं को पृथक किया गया, यानी कि जीवाणु इसमें से मिले, तो कौन से जीवाणु मिले, इसमें मिले जीवित एस स्ट्रैंड वाले जीवाणु। और जरा यहां देखना, यहां लिखा क्या है कि यहां पर हमने एस स्ट्रैंड वाले कौन से जीवाणु लिए थे, जो कि डेड थे, हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए थे, और आर स्ट्रैंड कैसा था, जीवित। लेकिन मरे हुए चूहे में कौन से जीवाणु पाए गए, मरे हुए आपके चूहे में पाए गए कौन से, जीवित एस स्ट्रैंड वाले जीवाणु। तो ये कहां से आए, तो ये हुआ क्या है। तो अब इस प्रयोग का निष्कर्ष देखिए। तो इस प्रयोग का निष्कर्ष यह है कि हुआ यह है कि जब इन दोनों को मिलाकर चूहे में प्रवेश करवाया गया तो आर स्ट्रैंड वाले जीवाणु में, जैसे मैं डायग्राम से बना देता हूं, ये कोई एक आर स्ट्रैंड वाला जीवाणु है, इस आर स्ट्रैंड वाले जीवाणु में मरा हुआ जो एस स्ट्रैंड वाला जीवाणु है, उसका कोई पदार्थ है जो आर स्ट्रैंड वाले जीवाणु के अंदर प्रवेश कर गया, जिसके कारण आर स्ट्रैंड वाला जो जीवाणु है वो कौन से जीवाणु में परिवर्तित हो गया, एस स्ट्रैंड वाले जीवाणु में परिवर्तित हो गया। और यही तो मैं करवा रहा हूं, रूपांतरण। क्योंकि रूपांतरण में आप देखो तो क्या हुआ है, आर स्ट्रैंड के अंदर कौन सा, मरे हुए एस स्ट्रैंड का। अब ध्यान से यही चीज सीखना है कि इस प्रयोग का निष्कर्ष यह है कि प्रयोग के दौरान निष्कर्ष में क्या पाया गया कि मरे हुए एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया का कोई ना कोई तो ऐसा पदार्थ है, कोई ना कोई तो ऐसा पदार्थ है
उस पदार्थ को हम यहां लिख रहे हैं अभी के लिए आनुवांशिक पदार्थ। अब वो पदार्थ कौन सा, अभी रुक जाना। तो कोई ना कोई ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो मरे हुए एस स्ट्रैंड जीवाणु से जीवित आर स्ट्रैंड वाले जीवाणु में प्रवेश कर गया, जिसके कारण आपका आर स्ट्रैंड वाला जो जीवाणु है वो एस स्ट्रैंड वाले जीवाणु में परिवर्तित हो गया। तो अब आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रूपांतर प्रकार का जनन था जिसमें आर स्ट्रैंड जीवाणु किस में बदल गया, एस स्ट्रैंड जीवाणु में, जिसके कारण चूहे में निमोनिया हुए और चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर। अब ये आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, इसको समझाने के लिए अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखे थे। अगर आप नोट्स बना रहे हो, 3 वैज्ञानिक के नाम लिखे थे। एक का नाम लिखा था मैंने एबेरी नेस, एक का नाम लिखा था मैक्लियोइड नेस, तीसरे का नाम लिखा था मैंने मैकार्टी। ये 3 वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रूपांतरण का विस्तृत अध्ययन किया। रूपांतरण की खोज की फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, विस्तृत अध्ययन किसने किया, एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। क्लियर। और इन्होंने जब डिटेल में इसका अध्ययन किया तो बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ मरे हुए एस स्ट्रैंड जीवाणु से जीवित आर स्ट्रैंड में ट्रांसफर होता है वो पदार्थ कौन सा है, वो पदार्थ है डीएनए। क्लियर हुआ यहां तक आपको टॉपिक। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं जैसा कि मैंने आपको बोला नोट्स बनाइए, तभी ऐसी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा सारा क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा प्लीज जरूर इस वीडियो को एक बार और देखना। अब एक चीज आपको यहां सुननी है, ध्यान से समझना और सुनना इस चीज को। जैसा कि इस चैप्टर में हम जीवाणु में जनन की बात कर रहे हैं, तो बेटा इतना डिटेल तो आपके एनसीईआरटी के इस 2nd नंबर के चैप्टर में जीवाणु में जन्म में इतना कुछ तो नहीं है। अब जब इतना कुछ नहीं है तो इसको करवाने का मीनिंग क्या है, इसको हम करवा इसलिए रहे ताकि आपकी 11th मजबूत रहेगी ना, तभी आपकी 12th भी बहुत ज्यादा मजबूत हो पाएगी। और वो क्यों, तो ध्यान से सुनो। एक्चुअली मैं आपके 12th में, ध्यान सुनो बेटा, आपके 12th में 5वें नंबर का चैप्टर है, 5th नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति का ऐसा ही है, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। उस वाले चैप्टर में, वहां जब आप उस चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। क्या आएगा, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। यानी कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है या आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। जैसा कि आज हम जानते हैं कि मुख्य आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, डीएनए। तो इससे संबंधित जो प्रयोग हुए थे तो ध्यान से सुन लो। जब मैं 12th में 5वें नंबर का चैप्टर कराऊंगा, ये तो खैर 11 चल रहा है, हमारा 12th का बैच भी चल रहा है, उसमें 2nd चैप्टर चल रहा है अगर आप देख रहे हो, तो जब उसमें 5वें नंबर का चैप्टर आएगा तो वहां पर टॉपिक आएगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो जब आनुवांशिक पदार्थ की खोज वाला टॉपिक आएगा तो उसमें पहला टॉपिक यही आएगा, रूपांतरण। तो अब पॉइंट यह है कि रूपांतरण जो है वो हम इसमें जनन में पढ़े या हम रूपांतरण की आनुवांशिक पदार्थ की खोज में पढ़े। तो ध्यान सुनना बेटा, एक्चुअली में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने तो किसकी खोज की थी, रूपांतरण की खोज की थी। इस वजह से की थी कि ये एक प्रकार का जनन है, इन्होंने इसकी खोज कर ली। पर एक्चुअली में इन्होंने खोज किसकी भी कर डाली कि आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से होता क्या है। तो उस तरीके से इन्होंने रूपांतरण के साथ साथ आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है इसकी भी खोज कर डाली। पर यहां पर एक आंसर ये है कि जब इन्होंने अपना पूरा प्रयोग संपन्न कर दिया था पर ये नहीं बता पाए थे कि जो मरा हुआ एस स्ट्रैंड वाला जीवाणु है जो कि आनुवांशिक पदार्थ किसमें चला गया, आर स्ट्रैंड में चला गया, तो वो आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ये किसने नहीं बताया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने नहीं बताया था। तो ये किसने बताया था, ये बताया था एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। तो आपको जब 12th में 5वें नंबर का चैप्टर करवाया जा रहा होगा तो उस चैप्टर में भी आपको पहले रूपांतरण वाला सिद्धांत करवाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही पहला प्रयोग किया था जिसके दौरान यह पता किया गया था कि कौन सा पदार्थ होता है जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है। जैसे कि आज हम जानते हैं ना, पहले कहते थे गुड़सूत्र, फिर कहने लगे डीएनए और अब कहते हैं जीन। कहते हैं कि हमको अपने मम्मी पापा से क्या मिले, जीन मिले, यानी कि डीएनए मिले, यानी कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है। फिर इन्होंने निकाल दिया ना, एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी नाम के वैज्ञानिक ने पता कर लिया कि एक जीव से दूसरे जीव में जो चीज ट्रांसफर होती है, जो आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर होता है, उसका नाम क्या होता है, डीएनए। क्लियर हुआ यहां पर, क्योंकि मुझे तो केवल रूपांतरण समझाना था तो मैंने समझा दिया, साथ ही साथ मैंने यहां पर आपको 12th क्लास की छोटी मोटी बात
कर दी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका पहला टॉपिक आनुवंशिक पुनर्योजन में कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है रूपांतरण। जैसा कि जब मैं वीडियो स्टार्ट ही कर रहा था तब मैंने आपको बोला था कि क्या आपको इस रूपांतरण को देख के ऐसा लगा कि ये क्या एक प्रकार का जनन है? क्योंकि जन्म में हम क्या बोलते हैं, जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। नॉर्मली अगर ये जीवाणु है तो इसके द्वारा एक जीवाणु से कितने जीवाणु बनने चाहिए? 2 जीवाणु। तो ये होता है जनन। पर चूंकि पॉइंट यही है कि यहां पर भी क्या हो रहा है, एक जीव के द्वारा दूसरा जीव उत्पन्न किया जा रहा है, बस चेंज हो गया, बदल गया, रूपांतरण हो गया। तो देख लो, एस स्ट्रेन वाला जो मरा हुआ था, खुद तो मरा हुआ था, उसने दूसरे आर स्ट्रेन वाले जीवाणु को किस में बदल दिया? एस स्ट्रेन वाले जीवाणु में बदल गया। यानी कि हुई तो एक नई जीवाणु की उत्पत्ति है, इस कारण रूपांतरण को भी क्या बोल दिया? एक प्रकार का जनन। और इस जनन का नाम क्या है? आनुवंशिक पुनर्योजन। क्लियर? तो पहला टॉपिक खत्म हुआ, जिसका नाम है रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जिसका नाम है संयुग्मन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अब देखिए बेटा, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछली जो वीडियोस थी उसमें जीवाणु की संरचना वाला मैंने टॉपिक करवाया था, तो वो टॉपिक आना जरूरी है। अब पता नहीं कितने बच्चों ने वो वीडियो देखी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, पिछली क्लास में बोला था कि आप प्लीज उस वीडियो को देख लेना, जीवाणु की संरचना वाला। मैंने उस वीडियो की जो लिंक थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली भी थी, तो किसी ने देख लिया होगा, किसी ने नहीं देखा। पर मैं चाहता हूं कि संयुग्मन आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए, इसलिए जीवाणु की संरचना में जो चीज इंपॉर्टेंट है किसके लिए? संयुग्मन के लिए। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको यहां पर एक बार उसको समझा देता हूं, ताकि संयुग्मन को करना कैसा हो जाएगा? आसान। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट संयुग्मन को करवाने लगा और अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता होगा ना, तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको संयुग्मन करवाऊं, संयुग्मन वाला टॉपिक हो, उससे पहले आप कोई और चीज समझिए। और वो चीज क्या है? तो देखो बेटा, पिछली क्लासेस में जब मैंने आपको जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक समझाया था, हम यहाँ पूरी जीवाणु की संरचना नहीं करने वाले, केवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है संयुग्मन के लिए वही बात करेंगे। तो देखिए बेटा, जब हमने जीवाणु की संरचना की थी, ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बस खाली ऐसी एक संरचना, आप इसको जीवाणु समझो, तो एक जीवाणु की संरचना बनाई है, तो इसके पास अपना खुद का गुणसूत्र होता है। ध्यान समझो बेटा, अपना खुद का गुणसूत्र। और आपको याद होगा तो बैक्टीरिया के पास केंद्रक नहीं होता है, यानी कि एक्चुअली में गुणसूत्र तो होता है, गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं थी, इसलिए उनका जो केंद्रक होता है उसको हमने वहां नाम दिया था जीनोफोर, या फिर इंग्लिश का एक वर्ड भी मैंने आपको लिखा था जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बेसिकली होने को तो ये गुणसूत्र ही है, यानी कि क्या है? क्रोमोसोम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ध्यान से सीखना जो चीज मुझे यहां आपको सिखानी है, और वो चीज क्या है? देखो बेटा, कुछ जीवाणु, अब मैं पूरी संरचना नहीं करवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट संयुग्मन के लिए केवल हमको वो चीज सीखनी है। तो जीवाणु की संरचना के दौरान मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जीवाणु के पास मुख्य डीएनए तो अपना पाया जाता है, लेकिन इस मुख्य डीएनए के अलावा एक डीएनए और होता है जो कि सर्कुलर के फॉर्म में होता है, और जिसका नाम था प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड के क्या कार्य होते हैं क्या नहीं, ये तो आप वीडियो में जाके देखना, लेकिन यहाँ के लिए अभी आप ये समझो कि जीवाणु के पास मुख्य डीएनए के अलावा कुछ डीएनए और भी होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। मैंने आपको 3 तरह के वहां प्लाज्मिड करवाए थे, एक का नाम था एफ प्लाज्मिड, एक का नाम था आर प्लाज्मिड, और एक का नाम था कोल प्लाज्मिड। ये 3 तरह के प्लाज्मिड करवाए थे। अब हमें यहां पर इन 2 की अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, केवल इसकी बात कर रहे हैं, एफ प्लाज्मिड। तो जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है, उस प्लाज्मिड को अभी के लिए हम क्या नाम दे रहे हैं? एफ प्लाज्मिड नाम दे रहे हैं। यहां एफ का मीनिंग क्या है वो भी जान लीजिए। एफ का मीनिंग है फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर मीनिंग क्या है? फर्टिलिटी तुम जानते होंगे, जैसे कि यानी कि ये जो प्लाज्मिड है पक्का निषेचन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, जैसा कि यहाँ वर्ड लिख भी रहा है, निषेचक कारक। तो फर्टिलिटी फैक्टर, ध्यान समझो बेटा, मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूं। तो ये एफ का मीनिंग है फर्टिलिटी फैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, फिर आगे चीज समझेंगे, ध्यान समझना बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो आपको जो टॉपिक समझा रहे हैं उसका नाम यहां पर है एफ प्लाज्मिड। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो एफ प्लाज्मिड है वो सभी में पाया जाए, यानी कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना ये डीएनए तो होता है, यानी कि ये गुणसूत्र तो है, गुणसूत्र है, लेकिन इसके अलावा उनके पास प्लाज्मिड
नहीं होता। तो ध्यान से, जिन जीवाणु के पास F प्लाज्मिड पाया जाता है तो उन जीवाणु को बोला जाता है F पॉजिटिव जीवाणु, F पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? लेकिन जिन जीवाणु के पास ये F प्लाज्मिड नहीं होता है उन जीवाणु को कहा जाता है F नेगेटिव जीवाणु। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, इसके अलावा आप ध्यान से ये भी चीज सुनोगे कि जिन जीवाणुओं के पास ये F प्लाज्मिड पाया जाता है उसका नाम तो हमने लिख दिया F पॉजिटिव जीवाणु। इन जीवाणुओं को दाता प्रकार का जीवाणु माना जाता है। दाता जैसे कि कोई चीज ये दे रहे हो, उसी तरीके से F नेगेटिव जीवाणु को कैसा जीवाणु? ग्राही जीवाणु बताया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक और चीज कि F पॉजिटिव जो जीवाणु है इन्हीं जीवाणु को मेल बैक्टीरिया कहा जाता है। अब बताइए जरा कि आज तक क्या आपने ये सुना था कि जीवाणु में भी मेल और फीमेल होते हैं? तो जिनके पास F प्लाज्मिड होता है वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? नर जीवाणु होते हैं। और जिनके पास ये F प्लाज्मिड नहीं होता, F नेगेटिव ग्राही जीवाणु, या फिर वो कैसी बैक्टीरिया कहलाती हैं? वो कहलाती हैं फीमेल बैक्टीरिया। आया है टॉपिक समझ में? अगर नहीं आया तो बेटा मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूं अपनी कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एक एक चीज आप लिखोगे समझने के साथ साथ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने आपको सेगमेंट टॉपिक समझाने के चक्कर में इस टॉपिक को समझाना पड़ रहा है मुझे। तो फिर से देख लीजिए कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके पास F प्लाज्मिड पाया जाता है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके पास F प्लाज्मिड नहीं होता है। क्या कार्य होते हैं क्या नहीं होते ये आप वीडियो में जाके देखो, यहां नहीं। नेक्स्ट, इसके अलावा जिनमें F प्लाज्मिड पाए जाते हैं उनको हम F पॉजिटिव जीवाणु या दाता प्रकार का जीवाणु या नर जीवाणु के नाम से जानते हैं। और जिनके पास F प्लाज्मिड नहीं होता उन्हें हम F नेगेटिव जीवाणु या ग्राही जीवाणु, यानी कि कोई चीज ग्रहण कर रहे होंगे, या फिर इसे फीमेल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज तो मुझे संयुग्मन के लिए ये समझानी थी आपको। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज और सुनिए। अब वो दूसरी चीज क्या है? तो ध्यान से, जैसे कि फिर से मैं कोई एक जीवाणु बना रहा हूं, एक जीवाणु ऐसा है जिसके पास अपना ये खुद का मैंने डीएनए बना दिया, जैसे वही मैंने भले ये कैसा बनाया बेटा, आप तो इसको कैसा भी समझो। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये तो हो गया मुख्य डीएनए, जिसको मैंने कोशिका के नाम से, केंद्रक के नाम से जीनोफोर लिख दिया। वही शब्द लिखे है मैंने जो वहां लिख रहा हूं, न्यूक्लियोइड, और जो ये गुणसूत्र है वो मैंने इस तरह से लिख दिया। ये केंद्रक के नाम की वजह से लिखा है क्योंकि इनके पास केंद्रक जल्दी नहीं होती तो इसकी संरचना का नाम लिखा है। नेक्स्ट, अब ये जीवाणु ऐसा है कि इसके पास वही F प्लाज्मिड है, लेकिन F प्लाज्मिड जो है वो अटैच है, यानी कि जुड़ा हुआ है मुख्य डीएनए से। ये कोई और जीवाणु है जो प्लाज्मिड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मुख्य डीएनए से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां ऐसा लिख देता हूं कि F प्लाज्मिड डीएनए से जुड़ा हुआ। क्लियर है? तो जिन जीवाणु में F प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए से जुड़ा होता है, अब उसका पूरा नाम जो होता है उस प्लाज्मिड का, उसका नाम होता है एपिसोम। अब ये अलग है। अभी तक आप समझ रहे थे कि भैया डीएनए से जो अलग था उसका नाम तो प्लाज्मिड ही है, F प्लाज्मिड ही है। लेकिन अगर F प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा हुआ है तो अब उस प्लाज्मिड का जो नाम है उसका नाम क्या है? एपिसोम है। क्लियर? और ऐसी जो कोशिका है, जो कि अभी तक देखो जरा कि जिसके पास F प्लाज्मिड पाया जाता है, ऐसी कोशिका को, यानी जीवाणु कोशिका को F पॉजिटिव जीवाणु कोशिका, दाता प्रकार की कोशिका या नर जीवाणु की कोशिका बोला जा रहा था। लेकिन अब इस कोशिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है HFR जीवाणु। अब ये क्या वाला है? तो जरा ध्यान से देखिए, इस HFR की फुल फॉर्म क्या है वो देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब इसका मीनिंग क्या है? हाई का मतलब हो गया उच्च, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आवृत्ति, रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो यहां लिखा हुआ है पुनर्योजन। यानी कि ये जीवाणु के पास, ध्यान सुनना, इस जीवाणु के पास जो इस प्रकार का एपिसोम पाया जा रहा है, ये एक HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की इसमें क्या पाई जाती है? प्रक्रिया पाई जाती है। यानी कि उच्च आवृत्ति का इसमें क्या पाया जाता है? पुनर्योजन पाया जाता है। तो इन टॉपिक को जब मैं समझा रहा हूं तो उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये सभी जो चीजें हैं वो किस में काम आएंगी? आनुवंशिक पुनर्योजन, जिसका ही प्रकार है संयुग्मन में आपके लिए काम आएंगी। फिर अब आप देखिए कि इस कोशिका का नाम क्या हो गया भैया? HFR जीवाणु हो गया। या फिर और क्या नाम हो सकता है इसका? इसको देखिए, इसको नाम ऐसा भी बोल सकता है HFR मेल, ये भी नाम बोल सकते हैं। या फिर इसका नाम और क्या हो सकता है? इस कोशिका का नाम हाई फर्टिलिटी मेल कोशिका हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पाया जाता है वो दाता ही होता है। मेल लिख रखा है मैंने दोनों जगह।
क्लियर? तो यानी कि मेल आपके दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के कौन से हो सकते हैं? एक तो जो मुख्य डीएनए से दूर हो प्लाज्मिड, तब तो वो कॉमन एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है। बेटा ऐसा नहीं है कि ये एफ पॉजिटिव नहीं है, ये भी बात तो वही है, एफ पॉजिटिव जीवाणु ही है। बस पॉइंट ये है कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी पाई जाती है रिकॉम्बिनेशन की, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी नहीं होती रिकॉम्बिनेशन की, पुनर्योजन की प्रवृत्ति। क्लियर? तो दाता में भी दो तरह के हो गए। क्लियर समझे में आया? सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? ये समझाया कि प्लाज्मिड जिसमें पाया जाता है उसका नाम एफ पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता एफ नेगेटिव। नेक्स्ट, जिसमें प्लाज्मिड होता है वो मुख्य डीएनए से जुड़ा हो सकता है, तब उसे बोला जाता है उस प्लाज्मिड को एपिसोम, और ऐसी कोशिका को बोला जाता है एचएफआर। क्लियर? नेक्स्ट, यहां तक टॉपिक हो गया। अब फिर से एक टॉपिक और समझना है, ये इतना आसान नहीं जितना तुमको लग रहा है संयुग्मन, इसलिए तभी मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक चीज को करो। क्यों? कि जैसे मैं आपको संयुग्मन टॉपिक करवाऊंगा, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, तो आप तो भूल जाओगे कि मैं क्या करवा रहा हूं, तो टॉपिक को लिखते जाइए। नेक्स्ट, अब चीज क्या समझनी है, तो जब मैं जीवाणु की संरचना आपको करवा रहा था, तो जीवाणु की संरचना करवाने के दौरान मैंने आपको एक चीज और समझाई थी। देखिए कि जीवाणुओं पर कुछ हेयर नुमा संरचना पाई जाती है, हेयर नुमा संरचना, कुछ तो लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं, तो उनको तो बोला जाता है फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जो होती है वो किसमें मदद करती है? गमन में, जीवाणु के गमन में। लेकिन कुछ हेयर नुमा संरचना जो होती है वो होती है फ्लैजिला से छोटी, और उन संरचनाओं को बोला जाता है पिलाई। ये भी मैं पहले जीवाणु की संरचना में करवा चुका हूं। अब ये पिलाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्गर पिलाई, और एक जो होती है वो होती है शॉर्टर पिलाई। दो तरह की पिलाई होती है। अब लॉन्गर पिलाई जो होती है वो केवल और केवल जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? मेल जीवाणु में, यानी कि दाता जीवाणु में, यानी कि इसमें पाई जाएगी या फिर इसमें, क्योंकि ये दोनों मेल ही हैं, फीमेल में नहीं होती। तो इससे हेल्प मिलती है कि मेल बैक्टीरिया कौन सा होगा, फीमेल बैक्टीरिया कौन सा होगा। पता तो चल ही रहा है, जिसके पास प्लाज्मिड है तो पता चलता है वो मेल है, जिसमें नहीं है पता चलता है वो फीमेल है। अगर जिसके पास लॉन्गर पिलाई है तो पता चलता है कि वो मेल है, जिसमें आपकी लॉन्गर पिलाई नहीं है पता चलता है वो फीमेल है। अब ध्यान से, ये लॉन्गर पिलाई जिन जीवाणु पाए जाते हैं, जैसा कि पता चल गया कि भैया मेल में पाई जाती है, तो जिनमें ये पिलाई पाई जाती है, ये जो पिलाई होती है, ध्यान से सुनना, ये जो पिलाई होती है, इस पिलाई को बोला गया है एफ पिलाई। क्यों बोला गया? अब ये इनके पास एफ प्लाज्मिड पाया जाता है, इनके पास भी एफ प्लाज्मिड होता है, इसलिए इस पिलाई का नाम क्या हो गया? एफ पिलाई। इसका नाम भी क्या ही है? एफ पिलाई है बेटा। नेक्स्ट, इसके अलावा अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि यही पिलाई होती है जो किस में मदद करती है? संयुग्मन में। इस कारण इस पिलाई का एक नाम और है जिसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। क्लियर? तो ये भी पिलाई इसकी। एक बार इन सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिए जो मैंने आपको करवाए हैं, वीडियो को स्टॉप करो, सारे टॉपिक्स को लिखो, बार बार आप इसको एक बार पढ़ो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं रिवीजन फिर से करवा देता हूं, मैंने आपको क्या क्या करवाया, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आ सकता है। सुन लीजिए कि देखो बेटा, संयुग्मन अगर आपको जीवाणु में एक जनन की प्रक्रिया है जो कि आनुवंशिक पुनर्योजन का एक प्रकार है, तो अगर इसको आपको समझना है तो जीवाणु की संरचना में आपको दो टॉपिक, एक है प्लाज्मिड और एक है पिलाई, ये दोनों आए जाने जरूरी हैं। तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मिड पाया जाता है। कौन सा प्लाज्मिड? एफ प्लाज्मिड पाया जाता है। तो जिन जीवाणु में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसको बोला जाता है एफ पॉजिटिव जीवाणु, या दाता प्रकार का जीवाणु, या मेल जीवाणु। क्लियर है? नर जीवाणु। नेक्स्ट, अब जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं होता है उनको एफ नेगेटिव जीवाणु, ग्राही जीवाणु, या फिर फीमेल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऐसे भी कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें जो प्लाज्मिड होता है वो मुख्य डीएनए से दूर नहीं होता, वो मुख्य डीएनए से जुड़ा हुआ होता है। जब प्लाज्मिड मुख्य डीएनए से जुड़ा होता है तब उसे बोला जाता है एपिसोम। और ऐसी जीवाणु की कोशिका कैसी कही जाती है? एचएफआर कोशिका कही जाती है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की दर उसमें पाई जाती है। ऐसा नहीं कि पुनर्योजन, देखो बेटा पुनर्योजन ही तो कर रहे हैं हम, जन्म की तीसरी विधि पुनर्योजन, तो पुनर्योजन की विधि इसमें भी पाई जाती है, पुनर्योजन की विधि इसमें भी पाई जाती है, लेकिन उसकी दर इसमें ज्यादा होती है जिसमें एपिसोम नाम की संरचना पाई जाती है। इसीलिए इसका नाम एचएफआर जीवाणु, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन वाला जीवाणु। चूंकि ये भी मेल है तो आप चाहो तो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, आप मेल बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, आप एचएफआर मेल भी लिख सकते हो। और चूंकि ये मेल वाला है, इसमें हाई फर्टिलिटी पाई जाती है निषेचन की प्रक्रिया, तो इसे हाई फर्टिलिटी मेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा? अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि जीवाणु में हेयरनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो छोटी छोटी होती हैं, जो बड़ी होती है उनको तो फ्लैजिला कहते हैं। इनका यहाँ कुछ काम नहीं है, हमारा काम इसका है। तो जो छोटी हेयरनुमा संरचना पाई जाती हैं वो होती है पिलाई। दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्गर और एक होती है शॉर्टर। लॉन्गर जो पिलाई होती है वो केवल मेल में पाई जा सकती है,
और जो मेल में पाई जाती है तो इस प्लाई का नाम एफ प्लाई या सेक्स प्लाई के नाम से भी जाना जाता है। ये फीमेल में नहीं होती है। क्लियर। बाकी बची दूसरी शॉर्टर प्लाई। वैसे तो सही उम्र में इसका कोई काम नहीं है, पर सीखना चाहो तो सीख लो। शॉर्टर प्लाई सभी में पाई जाती है। सभी का मतलब जो है कि जो जीवाणु रोग करते हैं, यानी रोगजनक जो जीवाणु होते हैं, रोगजनक जीवाणु में शॉर्टर प्लाई पाई जाती है। अगर ये जीवाणु रोग करता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा, तो सभी के पास शॉर्टर प्लाई पाई जाएगी। और शॉर्टर प्लाई को एक नाम से और जाना जाता है, खैर मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं बेटा, बार बार बोल रहा हूं, इसको बोला जाता है फिम्बरी। क्लियर बेटा। तो यहां तक ये चीज हो गई, क्योंकि ये चिपकने का काम करती है शॉर्टर प्लाई। तो चलिए अब मैं इस टॉपिक को यहां से मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको कौन सा टॉपिक समझा सकूं सही में। देखिए देखिए बेटा इसको संयुग्मन। पहले तो ये जानिए कि संयुग्मन की जो खोज है वो खोज किसने की है। तो संयुग्मन की जो खोज है वो दो वैज्ञानिक, एक का नाम है लेडरबर्ग और दूसरे का नाम है टेटम। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1946 में किसकी खोज की, संयुग्मन की। और किसमें की, एक जीवाणु जिसका नाम है इकोलाई। इकोलाई नाम के जीवाणु में इसकी खोज की। क्लियर। तो अब आगे समझो कि संयुग्मन में भी दो टाइप्स हैं। ये संयुग्मन इतना आसान भी नहीं है। संयुग्मन में दो टाइप्स हैं। कैसे कैसे हैं। पहला जो संयुग्मन है वो है एफ पॉजिटिव मेल, अब ये तो पता ही, जहां पॉजिटिव लग जाएगा वो मेल ही है, एवं एफ नेगेटिव फीमेल के बीच संयुग्मन। अब देखिए एफ पॉजिटिव मेल और एफ नेगेटिव फीमेल के बीच में हमको क्या करना है, संयुग्मन। तो देखिए जैसे कि एक जीवाणु ये बना दिया, एक जीवाणु ये बना दिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इस जीवाणु के पास मैंने यहां प्लाज्मिड बना दिया है, तो पता चल गया ये कौन सा जीवाणु हो गया, एफ पॉजिटिव जीवाणु, यानी कैसा हो गया, मेल बैक्टीरिया हो गया। क्लियर। इसके पास मैं बना नहीं रहा हूं, बाकी इनके पास अपना जो खुद का गुणसूत्र है, मैंने ये गुणसूत्र बना दिया, इसके पास तो अपना खुद का गुणसूत्र होगा ही। तो ये जीवाणु जो हो गया वो कौन सा हो गया, एफ नेगेटिव जीवाणु। क्लियर बेटा यहां तक। नेक्स्ट अब देखो कि एफ पॉजिटिव के बीच और एफ नेगेटिव के बीच क्या करवाना है हमें, संयुग्मन। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एफ पॉजिटिव जो होता है उसके पास एक हेयर नुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, प्लाई। और इस प्लाई को हमने वहां पर क्या नाम लिखा था, इसका नाम लिखा था सेक्स प्लाई, ये लिखा था। नेक्स्ट अब देखिए अब होगा क्या कि जब इन दोनों जीवाणु में, मेल में और फीमेल में, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, फीमेल जीवाणु के बीच में संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, तो मेल बैक्टीरिया इस सेक्स प्लाई के माध्यम से ग्राही बैक्टीरिया यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के साथ चिपक जाएगी। कैसे, जरा देखिए। तो ये सेक्स प्लाई जो होगी वो फीमेल बैक्टीरिया के साथ इस तरीके से अटैच हो जाएगी, इस तरीके से अटैच हो जाएगी। यानी कि जो मेल बैक्टीरिया है, मैं बार बार फिर से बोल दूं, ये दाता होता है, ये ग्राही होता है। क्लियर। ये नए नए नाम है, सब मैंने पिछली क्लास में आपको लिख दिए। पिछली क्लास में क्यों, अभी लिख दिए। क्लियर। नेक्स्ट तो ये मेल बैक्टीरिया जो होता है वो आपके सेक्स प्लाई के माध्यम से वो किससे चिपक चुका है, ग्राही बैक्टीरिया यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के साथ चिपक चुका है। ये इसका खुद का डीएनए होता है। जैसे ही जब ये चिपक जाता है सेक्स प्लाई के माध्यम से, तो अब इस प्लाई का नाम जो है वो अब है संयुग्मन नलिका। अब इसे बोला जाता है संयुग्मन नलिका। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे ही सेक्स प्लाई के माध्यम से ये दाता जीवाणु ग्राही जीवाणु से चिपक जाएगी, उसी टाइम पर ये जो एफ पॉजिटिव जो प्लाज्मिड है, या एफ प्लाज्मिड कह दो, एफ प्लाज्मिड जो है वो रिप्लिकेशन कर लेगा। अब ये रिप्लिकेशन क्या है, एक बड़ा वर्ड आ गया, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। ये टॉपिक 12th का टॉपिक है, 12th में आएगा। पर प्रतिकृतिकरण का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी एक से दो कॉपी बनना। तो अब ये जो प्लाज्मिड होता है वो अपनी कॉपी बना लेगा, किस विधि के द्वारा, रिप्लिकेशन के द्वारा। तो कितनी कॉपीज बन गई इसकी, दो प्लाज्मिड हो गए। अब इनमें से दो प्लाज्मिड में से एक प्लाज्मिड जो है वो किसके माध्यम से, वो इस संयुग्मन नलिका के माध्यम से किसके अंदर चला जाएगा, वो चला जाएगा ग्राही यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के अंदर। और जब फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ये एक प्लाज्मिड चला जाएगा इस तरीके से,
गया, और जैसे ही ये जाएगा उसके बाद ये दोनों जीवाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और अब जरा देखिए, ऊपर वाले के पास तो एफ प्लाज्मिड था, तो इसलिए इसका नाम तो एफ पॉजिटिव जीवाणु था, यानी कि ये कैसा बैक्टीरिया था, मेल, क्योंकि जिसके पास पाया जाता है वो मेल होता है। अब इसको देखिए, इसके पास तो नहीं था ना प्लाज्मिड, लेकिन इस संयुग्मन नलिका के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से एक एफ प्लाज्मिड जो है वो किस में चला गया, ग्राही यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के पास। और अगर फीमेल बैक्टीरिया के पास भी ये एफ प्लाज्मिड आ चुका है, तो अब ये फीमेल बैक्टीरिया नहीं रही, अब ये हो चुकी है मेल बैक्टीरिया, यानी कि ये भी कैसा जीवाणु हो चुका है, एफ पॉजिटिव जीवाणु। और याद हो तो मैंने बोला था आनुवांशिक परिनियोजन में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी मैंने कि इस विधि में एक जीवाणु जो है वो दूसरे जीवाणु में रूपांतरित हो जाता है, जैसा कि मैंने रूपांतरण के दौरान समझाया था। आपको कहीं कहीं छोटा मोटा ऐसा लग भी रहा होगा, अरे ये तो एक प्रकार का रूपांतरण ही है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो रूपांतरण है, बस इसमें हो क्या रहा है कि दो कोशिकाएं आपस में मिल रही हैं। रूपांतरण में ऐसा नहीं हुआ था कि जहां दो कोशिकाएं आपस में मिली हो, वहां तो एक का डीएनए जो है, जो मरा हुआ डीएनए था, मरे हुए आपके जीवाणु का डीएनए था, वो जीवित जीवाणु के अंदर चला गया था। क्लियर? लेकिन यहां आप कहना चाहो तो कह सकते हो ये प्रकार का रूपांतरण है, पर चूंकि इसमें संयुग्मन हुआ है, संयुग्मन नलिका बनी है, जिसके द्वारा एक जीवाणु का जो प्लाज्मिड होता है वो दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण दोनों जीवाणु एक जैसे हो गए, यानी कि ऊपर वाला भी कैसा हो गया, मेल, और नीचे वाला भी कैसा हो गया, मेल। तो ये विधि थी आपकी संयुग्मन की पहली विधि। तो बताइए, मैंने बोला था ना संयुग्मन समझना है, तो अगर आप वो टॉपिक समझ लो जो मैंने अभी कुछ देर पहले समझा है, तो देखो कितना इजी हो गया। अब आपको पता चल गया कि एफ पॉजिटिव क्या होता है, एफ नेगेटिव क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंतर्गत दो है, एक हो चुकी है, एक और देख लीजिए। दूसरी विधि देखिए, अब दूसरी विधि इजी है। अब दूसरी आपको याद हो मैंने ये लिखा था HFR, और HFR कौन थे, मेल। क्लियर? यानी कि जिनके पास भी अपना एफ प्लाज्मिड पाया जाता है, लेकिन वो एफ प्लाज्मिड किससे जुड़ा होता है, मुख्य डीएनए से। HFR मेल एवं एफ नेगेटिव फीमेल के बीच संयुग्मन। अब इसको भी समझ लिए, इसमें भी कोई खास ज्यादा डिटेल नहीं है। उसी तरीके से ये इनका हो गया डीएनए नेस, इसी तरीके से दूसरी कोशिका का डीएनए, इसके पास कोई प्लाज्मिड है नहीं, तो ये हुई एफ नेगेटिव फीमेल। क्लियर? एफ नेगेटिव बोलेंगे, नेस आप इसको क्या भी बोल सकते हो, ग्राही जीवाणु। नेस, इसके पास प्लाज्मिड होता है, पर प्लाज्मिड जो है वो किसके साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है, मुख्य डीएनए के साथ, जिसको मैंने बोला था एपिसोम। क्लियर? तभी तो ऐसी कोशिका को हम क्या बोल रहे थे, HFR मेल बैक्टीरिया बोला था ना बेटा। साथ ही साथ मैंने एक नाम और दिया था, अगर आपको याद हो, HFR, ये हटा दूं, मैंने दिया था हाई फर्टिलिटी मेल, ये भी नाम दिया था। क्लियर? साथ ही साथ चूंकि मेल है तो इसके पास भी क्या पाई जाएगी, इसके पास भी पाई जाएगी प्लाई, यानी कि सेक्स प्लाई। क्लियर? नेक्स्ट, उसी तरीके से करना है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। संयुग्मन का मतलब यही होता है कि एक जीवाणु दूसरे जीवाणु के साथ चिपक जाता है। तो उसी तरीके से अब ये जो मेल बैक्टीरिया होगा वो फीमेल बैक्टीरिया के साथ किसके माध्यम से, सेक्स प्लाई के माध्यम से जुड़ जाएगा। देखिए उसी तरीके से ये उसी प्लाई के माध्यम से इस तरीके से जुड़ गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इसके बाद अपना जो खुद का डीएनए था, ये डीएनए बनाया, इसके पास ये अपना इसका खुद का प्लाज्मिड था, इसके पास अपना ये खुद का डीएनए है अपना। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, अब देखो इसमें उसी तरीके से आपको याद हो तो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बने थे, किसके द्वारा, रेप्लिकेशन के द्वारा। लेकिन यहां देखो, यहां पर जो प्लाज्मिड है वो मुख्य डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, मुख्य डीएनए या कहूं तो केंद्रक के साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली में, बस यहां केंद्रक का नाम क्या है, जीनोफोर। क्लियर? तो बेटा ध्यान से, ये जो है प्लाज्मिड, आप एपिसोम भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लाज्मिड। क्लियर? तो अब होगा ये कि ये जीनोफोर और प्लाज्मिड ये दोनों ही क्या करेंगे, रेप्लिकेशन। लेकिन पिछले में आपने क्या देखा था, उसमें केवल प्लाज्मिड ने ही रेप्लिकेशन किया था, लेकिन यहां पर जीनोफोर और प्लाज्मिड दोनों ही रेप्लिकेशन करेंगे। और जब दोनों रेप्लिकेशन करेंगे तो यानी कि इस तरह की कॉपी बनेगी, ये बनेगी।
क्लियर। रेप्लिकेशन हुआ, जीनोफोर ने भी यानी कि मुख्य डीएनए में भी अपनी कॉपी बनाई और मुख्य जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं एप प्लाज्मिड, उस एप प्लाज्मिड ने भी अपनी क्या बनाई, कॉपी बनाई। क्लियर। और उसी विधि के द्वारा, अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप देख रहे हो तो डीएनए जो है वो संयुग्मन नलिका, इसका नाम आपको पिछले लिख दिया था क्योंकि पहले तो सेक्स प्लाई बोलते थे लेकिन अब इसको बोलते हैं हम संयुग्मन नलिका। क्लियर। अब क्या होगा कि देखो, अब ये दोनों है, पिछली बार में तुमने देखा था संयुग्मन में जब देखा था तो उसमें क्या देखा था कि प्लाज्मिड ही केवल किसके द्वारा, संयुग्मन नलिका के द्वारा दूसरी यानी कि एफ नेगेटिव जीवाणु यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया था। लेकिन यहां क्या होता है कि यहां पर जो मुख्य डीएनए होता है वो पहले जा रहा है और प्लाज्मिड कहां है, पीछे। तो होगा ये कि जब ये डीएनए इसके अंदर से प्रवेश कर रहा होगा, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये डीएनए पहले जा रहा होगा, पीछे से आ रहा है प्लाज्मिड, तो इस डीएनए का कुछ हिस्सा, इस डीएनए का कुछ हिस्सा ही किसके अंदर आ पाता है, वो आ पाता है, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, एफ नेगेटिव जीवाणु फीमेल है। नेक्स्ट, इस डीएनए का कुछ हिस्सा ही किसके अंदर आ पाता है, एफ नेगेटिव यानी कि फीमेल जीवाणु के अंदर आ पाता है। यानी कि बाकी का डीएनए और बात करूं तो प्लाज्मिड, ये कुछ भी नहीं आता है। ध्यान से सुन लो, इसमें प्लाज्मिड नहीं आया है, ना ही इसमें पूरा डीएनए आया है, इसमें ओनली छोटा मोटा इस डीएनए का कुछ ही पार्ट आया है। और अब यहां पर एक लाइन सुन लो कि इस प्रकृति में अगर जीवों में छोटा मोटा डीएनए में कोई चेंजेस होता है, जैसा कि यहां हो रहा है कि यहां पर डीएनए का कुछ हिस्सा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आ रहा है, तो जैसे ही एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ये आता है तो प्रकृति में होने वाला थोड़ा सा भी परिवर्तन संयुग्मन होने वाली प्रक्रिया होने के दौरान दोनों जीवाणु को एक दूसरे से अलग कर देगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा डीएनए आया तो इस संयुग्मन प्रक्रिया को रोक देगा और रोकने के दौरान ये दोनों जीवाणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। यानी ये पूरा आएगा भी नहीं, ये छोटा सा ही डीएनए आकर रह जाएगा और डीएनए आते ही ये संयुग्मन की जो प्रक्रिया है वो क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। और जब रुक जाएगी तो अब देखो होगा क्या, इनके पास तो अपना खुद का था ही, अब कुछ जो हिस्सा है वो बच के रह गया तो रह गया, लेकिन कुछ हिस्सा जो डीएनए का था वो इसके अंदर तो पहुंच गया ना। और जब ये इसके अंदर पहुंच जाता है तो यही डीएनए जो होता है वो किस डीएनए के साथ जुड़ जाता है, इसके मुख्य डीएनए के साथ जुड़ जाता है। और जब ये इसके मुख्य डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो इसमें चेंजेस आता है और ये अब कैसी जीवाणु हो जाती है, ये हो जाती है एफ जीवाणु, यानी कि ये भी कैसी हो जाती है, अब मेल जीवाणु। और ये तो है ही मेल जीवाणु। तो यहां भी आपने क्या देखा कि यहां भी फीमेल जो बैक्टीरिया है वो फीमेल बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गई या किस में रूपांतरित हो गई, संयुग्मन की प्रक्रिया के दौरान एफ पॉजिटिव या मेल जीवाणु में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पिछले संयुग्मन में आपने देखा था कि प्लाज्मिड पूरा का पूरा चला गया था, लेकिन इस प्रकार के संयुग्मन में आपने क्या देखा, डीएनए का कुछ ही पार्ट फीमेल वाले बैक्टीरिया के अंदर पार्ट करता है यानी कि जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो ये प्रकृति में ऐसा ही है कि प्रकृति में जीवों में छोटा सा ही परिवर्तन आता है तो होने वाला जो संयुग्मन है उसको ये रोक देता है और दोनों कोशिकाओं को क्या कर देगा, अलग। और जैसे दोनों कोशिकाएं अलग होंगी तो इसका कुछ जो पार्ट गया है डीएनए का वो मुख्य डीएनए के साथ जुड़ेगा, और जब मुख्य डीएनए के साथ जुड़ेगा तो कोई ना कोई छोटा मोटा चेंजेस ला देगा और हो सकता है कि इसमें क्या भी बन जाए, प्लाज्मिड का निर्माण भी हो जाए। और जब प्लाज्मिड निर्माण होगा तो आपको पता है कि जिसके पास प्लाज्मिड होता है तो वो तो ऑब्वियसली होता ही कौन सा है, एफ पॉजिटिव जीवाणु यानी कि मेल बैक्टीरिया होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जीवाणु में जनन की तीनों विधियां, दो विधि पिछली क्लास में कर दी थी, एक विधि का नाम कायिक जनन, दूसरी विधि का नाम अलैंगिक जनन और तीसरी विधि जिसका नाम था आनुवांशिक पुनर्योजन, जो कि मैंने यहाँ खत्म कर दी। इस आनुवांशिक पुनर्योजन के अंतर्गत मैंने आपको दो विधियां समझाई, एक का नाम था रूपांतरण, दूसरे का नाम था संयुग्मन। क्लियर बेटा? और साथ ही साथ आपको ये शुरू से समझाता आ रहा हूं कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इनमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन नहीं होता, पर लैंगिक जनन के अतिरिक्त इनमें कुछ और विधि पाई जाती है जिसका नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसे रूपांतरित कर देता है। क्लियर? और इसके अंतर्गत हमने दो विधियां कर ली, रूपांतरण और संयुग्मन। अगर आपको इन टॉपिक्स में जो मैंने करवाए हैं रूपांतरण और संयुग्मन कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज बेटा कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को डालो ताकि मैं आपके उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो इसलिए आप प्लीज बताइए, वरना अगर नहीं बताया तो उसका मतलब सब कुछ आता है मेरे से। ठीक, तो ये टॉपिक हुआ खत्म। तो प्लीज बेटा अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियो को या मेरे इस चैनल को शेयर करो ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का या कहूं तो 11th और 12th जो मेरे यहाँ बैच चल रहा है, ये बोर्ड का भी समझो, नीट का भी समझो, उनका फायदा और बच्चों को भी मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।